जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 36 वर्षीय अविवाहित स्त्री की कुंडली का विशेष करेंगे। यहाँ पे देखिए धनु लगन की कुंडली निकलती है और धनु लगन के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और ये दूसरे भाव में आके नीच की जाके बैठे हुए हैं। ये उम्र उनकी 36 वर्ष हो चुकी है, शादी अभी तक नहीं हुई है। शादी के आपके मुख्य भाव हम आपको बताते हैं, जानते हैं कि यहाँ मंगल बैठा हुआ है 3 नंबर में, वो कुंडली का सप्तम भाव होता है। तो ये शादी के मामले में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वहीं पे जो आपका दूसरा भाव जो होता है, जहाँ पे 10 नंबर, जहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, 10 नंबर लिखा हुआ है, वो कुंडली का दूसरा भाव होता है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो जब शादियाँ होती हैं, दो परिवार मिलते हैं तो परिवार की वृद्धि होती है। तो इसलिए दूसरे भाव को बहुत विशेष महत्व होता है शादी के मामले में। उसी प्रकार से चौथा भाव आपके घर परिवार का होता है, मानसिक शांति का होता है, और पंचम भाव आपके संतान का होता है, और वहीं आपके 12 भाव या सुख का होता है। तो शादी के मामले में कई भाव देखे जाते हैं और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव आपके दूसरे और सप्तम भाव ही होता है। यानी कि शादी नहीं हुई है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सप्तम भाव को देखेंगे तो कुंडली का सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपके बुध। तो बुध का आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो जब सप्तम भाव का स्वामी छठे, आठे, 12 में बैठ जाए तो वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। तो एक तो आपका सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ गया। तो छठा भाव होता है रोग, बीमारी, कर्ज, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े या न्यूनता को दिखाता है। यानी कि ऐसा इस भाव में जो कोई ग्रह बैठ जाए, जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित जो कारक होंगे उसमें न्यूनता लेके आएगा, उसमें कमी लेके वो आता है। तो यहाँ पे एक तो बुध सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12 स्थान, लग्न से छठे स्थान में बैठ गया, यानी कि सप्तम भाव की वो हानि करेगा। सप्तम भाव मतलब आपके जीवन साथी का भाव हो गया और उसकी वो हानि करेगा। फिर ये सूर्य के साथ बैठ के ये अस्त यहाँ पे हो जाता है, सूर्य के आसपास से घूमता रहता है हमेशा। तो एक तो सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, दूसरा सप्तम भाव का स्वामी आपका अस्त है। ये यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। और वही सप्तम भाव का स्वामी बुध आपके नवांश कुंडली में नीच का होकर बैठा हुआ है। तो ये तीन यहाँ पे बिंदु यहाँ पे हो जाते हैं कि सप्तम भाव यहाँ पे पीड़ित हो जाता है। यदि हमें सर्वाष्टक वर्ग की बात करें तो मिथुन राशि को आपके 22 बिंदु मिले हुए हैं। तो ये सर्वाष्टक वर्ग यहाँ पे कमजोर हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं। ये आपके मंगल बैठे हुए हैं, जो कि पंचम भाव के स्वामी राहु के नियंत्रक हैं। तो देखिए, सूर्य, शनि, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, ये आपके 5 ऐसे ग्रह होते हैं कि इनका प्रभाव जब किसी भावेश पे पड़ता है तो उस भावेश की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। तो यहाँ पे जो मंगल बैठा हुआ है वो आपके 12 भाव का स्वामी है और वो आपके राहु का नियंत्रक भी है। यानी कि इसमें दो गुनी सेपरेशन की क्वालिटी यहाँ पे आ जाती है, दो गुनी विच्छेदात्मक शक्ति इसमें हो गई, क्योंकि एक तो ये 12 भाव का स्वामी है, दूसरा ये आपके राहु का नियंत्रक, और तीसरा तो सबसे मुख्य बात ये कि ये स्वयं मंगल है। मंगल मीन्स दंगल, जो आपके हिंसात्मक कार्य करता है। और सप्तम भाव का मंगल तो वैसे भी शत्रु राशि में बैठ के यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मांगलिक दोष बनाता है। तो सप्तम भाव का ये जो मंगल है, ये इसने सप्तम भाव को पीड़ित कर दिया बुरी तरह से। तो अभी तो इससे पहले हमने आपको बताया कि सप्तम भाव का जो स्वामी है बुध, वो छठे भाव में बैठ के अस्त है और नवांश में नीच का है। इस तरह से सप्तम भाव का स्वामी पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। अब आते हैं सप्तम भाव की स्थिति में। तो मैंने आपको बता दिया कि मंगल की वजह से, जो कि मंगल दुगनी इसमें शक्ति है विच्छेदात्मक सेपरेशन की हानि करने की, वो मंगल स्वयं बहुत ज़्यादा हानिकारक नैसर्गिक पापी ग्रह है। तो ये सप्तम भाव की हानि वो कर रहा है। इसका यदि बल होता, ये यदि आपका मंगल 5 डिग्री से ऊपर का होता और ये अस्त ना होता तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिर रिजल्ट मिल जाता। इतना अशुभ रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलता। ये मंगल पीड़ित हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी एक तो ये अस्त है, ऊपर से ये 0 डिग्री का है, तो इसमें अशुभता और ज़्यादा होगी। कमजोर ग्रह आपका बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देता है, भाव को ज़्यादा पीड़ित करता है। तो जो मंगल है पंचम भाव का स्वामी है और आपके सप्तम में बैठ गया, एक तो 0 डिग्री का हो गया और ये अस्त हो गया। मंगल का अस्त होना, मंगल का 0 डिग्री का होना, क्योंकि मंगल एक पुरुष ग्रह है, गुरु पुरुष हैं और सूर्य पुरुष हैं। तो स्त्री की कुंडली में जब कभी भी सूर्य, गुरु और मंगल आपके कमज़ोर होते हैं, पाप प्रभाव में होते हैं, तो व्यक्ति के पति सुख की वो हानि करते हैं। क्योंकि कई ऐसे ज्योतिष ग्रंथ हैं जिसमें मंगल को पति का कारक ग्रह माना गया है। वैसे तो सभी ज्योतिषी आपके गुरु को आपके पति का कारक ग्रह मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मंगल को भी पति के रूप में देखना चाहिए। तो पति के कारक की हम बात करें तो वो मंगल वहाँ पे अस्त है और 0 डिग्री का है। तो अस्त और 0 डिग्री की होने की वजह से
एक तो अस्त हो गया, फिर 0 डिग्री का हो गया, तो ये दो दो नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं एक साथ, वो सप्तम भाव को पीड़ित कर रहा है। और स्वयं वो कारक भी है, कारक भी तो होता है, पति का कारक ग्रह, पुरुष ग्रह, इसलिए। अब इसके हम बात करें आपके दूसरे भाव की, तो दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है, उसमें गुरु आपके नीच के होकर बैठे हुए हैं। और दूसरे भाव का स्वामी जो शनि बनते हैं वो आपके 12 भाव में 0 डिग्री के वक्री होकर बैठे हुए हैं। तो कुटुंब कैसे वृद्धि करेगा, कुटुंब कैसे बढ़ेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा। अब यहाँ पे आप भी देख लीजिए कि एक दूसरे भाव का स्वामी है शनि, वो खुद एक तो 12वें स्थान में बैठा हुआ है, 12वें स्थान में बैठा हुआ है, यही एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। दूसरा वो 0 डिग्री का है, तो ये दूसरा आपका नकारात्मक बिंदु हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। तीसरा ये वक्री भी है, ये एक अलग से एक अशुभ बिंदु हो गया। उसके बाद ये आपके मंगल की राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में, ये भी अशुभ हिंदी में आ गया। उसके बाद दूसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ी हुई है। मंगल मैंने आपको पहले बता दिया कि 12 भाव का स्वामी राहु का नियंत्रक, इसमें विच्छेद करने की जो शक्ति है वो 2 गुनी हो गई, तो उसने दूसरे भाव को भी पीड़ित कर दिया। जो पति के कारक ग्रह आपके मंगल भी हैं और गुरु भी हैं, तो मंगल 0 डिग्री और आपका अस्त होने की वजह से पीड़ित है, बहुत कमजोर हो गया, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, अपने कारक की हानि करेगा। कारक मतलब पुरुष की हानि करेगा, पति सुख की हानि करेगा, रति सुख की हानि करेगा। लड़कियों की कुंडली में जो शारीरिक संबंधों का कारक ग्रह है वो मंगल ही माना जाता है, वहीं शुक्र जो है लड़कों के लिए माना जाता है। तो जब किसी लड़की की कुंडली में मंगल अस्त है, 0 डिग्री है, तो सीधी सी बात है भैया कि यहाँ पे शारीरिक संबंधों में कुछ कमी देगा या संतुष्टि नहीं देगा, बहुत परेशानी वो खड़ी करेगा। वहाँ पे दूसरे भाव में आपके गुरु यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया कि दूसरा भाव भी पीड़ित है, दूसरा भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, कारक, ये सब स्थिति यहाँ पे नकारात्मक हो जाती हैं। नमाज कुंडली मैंने आपको बता दी थी। नमाज कुंडली हम आपको देखें तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा बैठा हुआ है मकर राशि में बैठे ग्रह से फल देते हैं। इसके बाद भी सप्तम भाव को आपका शनि और मंगल दोनों देख रहे हैं। यहाँ नमाज कुंडली में एक चीज़ देखें तो नमाज कुंडली में मंगल और शुक्र एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। नमाज कुंडली में बैठे मंगल शुक्र आमने सामने या किसी प्रकार कोई संबंध बनाए तो ये रति इच्छा शारीरिक संबंधों के मामले में अशुभ फल दे सकते हैं, एक बड़ी संभावना रहती है इसकी। हालांकि लगन में ही गुरु बैठे हैं उच्च के, क्योंकि अशुभता को कुछ कम करेंगे सप्तम भाव के संदर्भ में, सप्तम भाव के मामले में। फिर भी सप्तम भाव को आपके मंगल शनि 2 पापी ग्रह यहाँ पे देख रहे हैं, और जो लगन कुंडली का सप्तमेश है वो यहाँ पे नीच का होकर बैठा हुआ है बुध। देखिए अब यहाँ पे हम आपको चंद्र कुंडली के बारे में बताएं तो चंद्र कुंडली में आपके जो सप्तम भाव का स्वामी बनता है वही आपका मंगल बनता है। वहीं पे आपको दोबारा दिखा दूं सरल तरीके से, यहाँ पे तो 11 भाव में आपके चंद्र बैठे हैं, इससे सप्तम भाव का स्वामी आपका मंगल बनेगा। सप्तम भाव का स्वामी अपने से नवम भाव में चला, सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में चला गया चंद्र कुंडली से देखने पर। तो चंद्र कुंडली, लड़की की कुंडली में चंद्रमा का विशेष महत्व। वैसे तो आपका लगन कुंडली के साथ हमेशा चंद्र कुंडली देखनी चाहिए और सूर्य कुंडली भी देखनी चाहिए, लेकिन लगन कुंडली और चंद्र कुंडली ये तो दोनों जरूर देखनी चाहिए। और यदि किसी लड़की की कुंडली है तो उसमें चंद्र कुंडली जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पे चंद्र कुंडली से देखें तो सप्तम भाव का स्वामी आपका मंगल बनता है, वो अस्त है और 0 डिग्री का, जो कि मैंने आपको पहले गिना दिया, उसमें कमजोरियाँ बहुत हैं, कमी बहुत है। चंद्र कुंडली से दूसरे भाव में आपका शनि 0 डिग्री का है, वक्री है। तो ये चंद्र कुंडली से सप्तम भाव का स्वामी और ये दूसरा भाव दोनों ही पीड़ित हो गए, क्योंकि चंद्र कुंडली से सप्तम भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी एक ही ग्रह बनता है मंगल, वो 0 डिग्री का अस्त हो गया। तो यानी कि दूसरा भाव कुटुंब वृद्धि, सप्तम भाव जीवन साथी का, दोनों का स्वामी मंगल अस्त है, 0 डिग्री का है। तो चंद्र कुंडली से भी यहाँ पे सिद्ध हो जाता है। दूसरे भाव में यहाँ पे 0 डिग्री के शनि बैठे हुए हैं चंद्र कुंडली से। और देखिए यहाँ पे और देखें तो शुक्र और चंद्र आमने सामने हैं, हालांकि डिग्री का यहाँ पे अंतर है। तो शुक्र चंद्र का जब भी संबंध बनता है विवाह के मामले में वो अशुभ फल देता है। तो यहाँ पे ये स्थिति यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रही है। देखिए और देखें तो धनु लगन कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल देता है। तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव का स्वामी है, इसलिए अशुभ फल देता है। और वो लगन में जाके 11 भाव में जाके बैठा है और पंचम भाव को वो देख रहा है। तो अष्टम भाव और पंचम भाव का जब कभी संबंध बनता है तो विवाह से पूर्व प्रेम संबंधों का योग बन जाते हैं। तो चंद्रमा अष्टमेश होके एकादश भाव बैठ के पंचम भाव को देख रहा है।
यहाँ पर मुख्य बात ये है कि चंद्रमा की 11 डिग्री है और लगन है वो 12 डिग्री की है, तो यानी कि बिल्कुल लगभग समान अंशों में है, 11-12 डिग्री, 1 डिग्री का ही अंतर है। तो वो पंचम भाव का जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट जो बनेगा वो 12 डिग्री का बनेगा। तो उस 12 डिग्री के पॉइंट को चंद्रमा पीड़ित कर रहा है, अष्टमी से पीड़ित कर रहा है पंचम भाव को। तो यहाँ हो सकता है कि किन्हीं प्रेम संबंधों के कारण विवाह में देरी रही हो या विवाह नहीं हो पाए किन्हीं प्रेम संबंधों के कारण, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शुक्र और मंगल का संबंध बना हुआ है। लगन कुंडली में भी पंचम भाव का स्वामी सप्तम में है, यानी कि पंचम का जब सप्तम का संबंध बने तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। लेकिन यदि ये संबंध यदि कमजोर ग्रहों के माध्यम से बने, कमजोर हो, तो प्रेम तो होता है लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे भी, यहाँ पे भी पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है, तो अस्त है 0 डिग्री का, तो प्रेम तो दे सकता है लेकिन प्रेम विवाह में परिवर्तन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि प्रेम संबंधों के कारण ही शादी में यहाँ पर देरी रही होगी। और इसके यदि हम ये भी ना माने तो पंचम भाव आपके क्या कहते हैं उसको, रिश्ता आने का भाव माना गया है, क्योंकि व्यक्ति के कितने शादी के प्रपोजल आ रहे हैं, विवाह प्रस्ताव आ रहे हैं, तो पंचम भाव से देखते हैं। तो पंचम भाव जितना कमजोर होगा, पीड़ित होगा, परेशानी खड़ी कर देगा। पंचम भाव में शुक्र राहु की युति भी आपके प्रेम संबंधों के संकेत दे रही है वहाँ पे। तो ये हो सकता है कि प्रेम संबंधों के मामले में विवाह में बहुत देरी हो रही है। उसके बाद हम देखें तो पंचम भाव जैसे बताया आपको मैंने कि प्रेम का है, विवाह के प्रस्ताव का, वहीं पंचम भाव आपके संतान का होता है। तो आपके किसी भी कोई भी धर्म हो, स्पेशली आपके हिंदू धर्म में जब शादी होती है तभी संतान होती है। तो लड़की की कुंडली में यदि संतान का भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित है, कमज़ोर है, यानी पंचम भाव बहुत कमज़ोर है, पीड़ित है, तो एक अनुमान लग जाता है कि शादी में यहाँ पे देरी होने वाली है। तो वही पंचम भाव का स्वामी मंगल है, अस्त 0 डिग्री का है, और पंचम भाव में शुक्र राहु की युति है, जो शादी में देरी के संकेत दिखा रही है, संतान में देरी के संकेत दिखा रही है। क्योंकि राहु जब आपकी मंगल की राशियों में पंचम भाव में बैठ जाए तो एक तरह से संतानहीनता का योग वो देता है, यानी कि संतान होने की संभावना को बहुत कम कर देता है। वहीं पे आपके छठे भाव का स्वामी बनता है आपका शुक्र, और राहु का सूर्य का नियंत्रक भी आपका शुक्र बनता है। तो ये छठा भाव न्यूनता को दिखाता है, तो पंचम भाव को पीड़ित कर रहा है शुक्र। तो ये संतान में बड़ी परेशानी के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं कुंडली में। जब संतान में समस्या दिख रही है तो एक संकेत ये भी मिलता है कि शादी ना हो, या शादी में बड़ी ही परेशानी हो, या शादी हो भी जाए तो संतान की समस्या यहाँ पे आ जाए। इसके बाद चंद्र कुंडली से हम देखें तो 1 2 3 4 5, तो कुंभ राशि है वो आपकी पंचम भाव का स्वामी बनेगा चंद्र कुंडली से। तो चंद्र कुंडली से पंचम भाव का स्वामी वो 0 डिग्री का है और वक्री है, तो दोनों तरह से नेगेटिव वहाँ पे हो जाता है वो। तो वो वहाँ पे भी एक संकेत मिलता है कि संतान के मामले में कुछ परेशानी यहाँ पे हो जाएगी। अब संतान के कारक जो होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, तो गुरु संतान के कारक ग्रह होते हैं। तो संतान के कारक ग्रह से पंचम भाव लगा लीजिए, तो पंचम भाव आपका ये निकलेगा जहाँ छठा भाव। तो गुरु से पंचम भाव जो यहाँ पे सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो गुरु से पंचम भाव में सूर्य और बुध बैठे हुए हैं, तो पंचम भाव में सूर्य बैठता है तो वो संतान की वो हानि करता है। और गुरु से पंचम भाव का स्वामी शुक्र बनता है, जो अपने से 12वें स्थान में शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यानी कि गुरु से भी पंचम भाव यहाँ पीड़ित यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से देखें तो पंचम भाव कई मामलों में पीड़ित है। नवांश कुंडली का शुक्र और मंगल का संबंध जो बन रहा है वो थोड़ा ज़्यादा अशुभ है, जो संकेत देता है कि मामला सिर्फ प्रेम या प्रेम संबंध तक ही सीमित रह सकता है। यदि विवाह में परिवर्तन हो जाए, यदि किसी तरह से विवाह हो जाए, तो भी ये प्रेम संबंध से बचना चाहिए विवाह के बाद, तो ही विवाह टिक पाएगा। मान के चलिए इनकी शादी जब हो जाए, अभी वर्तमान में शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, तो दोनों का छठे और 8वें का संबंध, 6 का संबंध षडाष्टक की स्थिति बनी हुई है शुक्र में और शनि में। तो शुक्र शनि की युति षडाष्टक की स्थिति बनी हुई है। तो लड़की के लिए जब षडाष्टक की स्थिति बनती है महादशा और अंतदशा नाथ में, तो विवाह के एक अच्छे योग बन जाते हैं। वहीं पे जो शुक्र है वो चंद्र लगने से एकादश भाव का स्वामी है और चंद्रमा से सप्तम भाव में बैठा हुआ है। देखिए जो लाभ भाव का स्वामी होता है, इसकी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में बैठी है शुक्र की। तो लाभ भाव का स्वामी सभी इच्छाओं की वो पूर्ति करता है, सभी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। उसके बाद वो चंद्र लगन का स्वामी है, चंद्र लग्नेश बन गया, वो चंद्र लग्नेश बन गया इसलिए वो शुभ रिजल्ट देगा।
उसके बाद ये शुक्र स्वयं प्रेम का कारक ग्रह, विवाह का कारक ग्रह होता है, इसलिए भी अच्छा हो गया। शुक्र आपके अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और केतु आपके 11 भाव में बैठा हुआ है, तो ये और चंद्रमा से सप्तम भाव में शुक्र बैठा है, तो ये शादी की बहुत अच्छे एक संभावना बन रही है शुक्र की अंतर्दशा में कि शनि की, और शनि इसलिए शादी विवाह करा सकता है क्योंकि ये दूसरे भाव का स्वामी है इसलिए, और दूसरे भाव में ये वर्तमान में गोचर भी कर रहा है। तो गोचर की तो बात रही, पहले दशाएं देख लें तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर ये अक्टूबर 2022 तक रहेगा, उस समय तक ये यहाँ पे शादी करा देगा, अनुकूल गोचर आने पर ही वहाँ पे शादी करने में सक्षम है, शादी करा सकता है। हालांकि शादी ना होने की संभावना इसमें बहुत ज़्यादा है, फिर भी क्योंकि जो गुरु हैं जो नीच के हो रहे हैं वो नवांश कुंडली में उच्च के हो रहे हैं और सप्तम भाव को, नवांश के सप्तम भाव को वो देख रहे हैं, और नवांश का लग्नेश है वो आपके अपने से सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पे कुंडली में, नवांश कुंडली में प्रॉमिस हो रही है कि शादी तो हो जाएगी, शादी तो गुरु और चंद्रमा की वजह से हो जाएगी। और नवांश कुंडली में वैसे भी गुरु और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और चंद्र कुंडली में भी एक चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हुए हैं, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, एक तरह से गजकेशी राजयोग का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक तो फाइनल ये हो जाता है कि शादी तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन कितनी शादी सफल रहेगी, कितनी परेशानी वहाँ पे आने वाली है, ये देखने वाली बात रहती है। ग्रहों की ऐसी स्थिति है, ये स्थिति सिर्फ इतना दिखाती है कि प्रेम संबंधों की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, ग्रह कमजोर होने की वजह से विवाह में बहुत ज़्यादा देरी हो गई, ये यहाँ तक क्लियर हो जाता है कि कोई भी कारण रहा हो यहाँ पे शादी में देरी होगी। अब ये शादी करा देंगे, ये ग्रह यही स्थिति रहेगी, शादी करा देंगे शुक्र, तो वो परेशानी आपकी नहीं देंगे। लेकिन जो नवांश कुंडली में मंगल और शुक्र आमने सामने बैठे हुए हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि विवाह के बाद भी प्रेम संबंध रहेगा, तो यदि इनके जीवन में विवाह के बाद प्रेम संबंध शुरू होता है तो फिर विवाह का विघटन वहाँ पे हो जाएगा, फिर विवाह नहीं टिक पाएगा, यानी कि फिर विवाह टूटने के योग बन जाएंगे। तो यहाँ पे यह है कि जैसे ही इनकी शादी हो जाए तो विवाह के बाद किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों से बचना चाहिए, और बहुत अच्छी आपके ग्रहों के उपाय करने चाहिए, जैसे मंगला गौरी व्रत होते हैं या जो भी आपके मंगल के बहुत अच्छे अच्छे व्रत हैं, पूजा पाठ है, वो सब आपको करने चाहिए। तो ये आज की वीडियो में हमने बहुत ही थोड़ी डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, लगन भी देखी, चंद्रमा से भी देखा, नवांश भी देखी, तो इस हिसाब से अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि लड़की की, इनकी जिनकी कुंडली है उनकी शादी तो हो जाएगी शुक्र के अंतर में, और वो संतान की भी बहुत अच्छी प्रॉमिस है कि संतान भी यहाँ पे देके जाएंगे, क्योंकि सूर्य आपके रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके 9 भाव के स्वामी हैं, छठे भाव बैठे हैं, तो भाग्य वृद्धि वहाँ पर करा देंगे, तो शादी तो वो आपकी करा देंगे। शादी के बाद यहीं बच के रहना है आपको, ग्रहों के आपके मंगल के या शनि के, या आपके विशेषकर शनि के उपाय आपको बहुत ज़्यादा करने हैं, क्योंकि आप शनि की मनसा चल रही है और शुक्र का अंतर चल रहा है, तो शुक्रवार का व्रत रखिए जिससे कि जल्दी शुक्र अच्छा रिजल्ट दे, आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो सके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।